आप जिसकी कहो उसकी कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। 4 महीने पहले 4 लाख से पेट नहीं भरा तो 1 महीने पहले तूने अरविंद भाई से फिर से 2 लाख मांगे। सही है ना भावेश? सही है। पहले बट्टू काका ने इंतजाम करके दिया था, लेकिन दूसरी बार साफ मना कर दिया। बोले अरविंद सेठ से खुद मांग लो। भावेश, पैसों की बावड़ी नहीं है मेरे आंगन में कि जब दिल किया फेंक दी बाल्टी। अभी 3 महीने पहले 4 लाख दिए थे ना। आप भी धंधे वाले हो, समझो ना, धंधा अच्छा जम रहा है। अगर 2 लाख रुपए मिल जाएंगे ना तो मेरा धंधा कहां से कहां चला जाएगा। सेठ आपके सारे पैसे टाइम पे लौटा दूंगा। उसको तो मैं लेकर ही रहूंगा भावेश। इस वक्त हाथ थोड़ा टाइट है, दिवाली सर पर है, रोकड़ा है ही नहीं मेरे पास। ये जो तेरा भतीजा है ना, ये सही आदमी नहीं है। सिर्फ तेरे कहने पे मैंने भावेश को 4 पेटी दी है। मैंने पता लगाया, शेयर बाजार में सट्टेबाजी में सारा पैसा डूबा। कोई बिजनेस शुरू नहीं किया उसने। मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था अरविंद सेठ। मेरी 4 तो धस गई और ऊपर से हिम्मत जो है नहीं, और 2 लाख मांग रहा था मेरे। लेकिन साहब, भावेश इतना भी बदमाश नहीं है कि अपने ही काका के घर में ऐसे नकली छापा पड़वाए। अब किसी की शक्ल से कहाँ पता चलता है कि वो कितना बदमाश है। खुद को ही देख लो। सबका कहना है कि बटुक बड़ा सीधा है, बड़ा भोला है। हमारे सेठ भी यही कहते हैं और लगते भी हो। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि अपने भतीजे भावेश के जरिए ये रेट तुमने डलवाई। ये पुलिस वाले तो पूरा शक हम पर ही कर रहे हैं। आपका और मेरा पीछा तो कर ही रहे थे, अब तो ये लोग मम्मी का भी पीछा कर रहे हैं। ये लोग तो दुकान पर भी नजर रख रहे हैं। मैंने शायद बटुक के पैसे रख के गलती कर दी। बहुत ही मोटी गलती था मैं कह रही पुलिस पे कंप्लेन करके। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आ बैल और मुझे मार। एक मिनट साहब। जो एक तो ना ही मैं ये बट्टुक काका की टीम में हूँ और ना ही मैं अरविंद सेठ की टीम में हूँ। और ये 5 लोग कौन है, ये क्या करते हैं, मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन लेन देन तो लाखों का हुआ है भावेश, और सट्टा बाजार में लाखों सिक्कों जैसे उछलते हैं और पानी जैसे बहते हैं। अगर मेरे हाथ लाखों लग गए होते तो क्या मैं लल्लू जैसे आप लोगों के हाथ में आ जाता? अगर तू लल्लू नहीं है ना तो लल्लू हम भी नहीं है भावेश। अब सीधी तरह से बोल, अरविंद भाई ने अगर तुझे उधार नहीं दिया तो कितने लाख का कमीशन दिया इस रेट के नाटक को रचने के लिए? मतलब काश ये बात सच होती, और काश कमीशन नहीं सारा का सारा माल मेरे हाथ में लग गया होता। कम से कम ऐसे खाली हाथ आपके सामने बैठकर गिड़गिड़ाना तो नहीं पड़ता था कि मैं बेकसूर हूं। सारे सस्पेक्ट पर से नजर एक पल के लिए भी नहीं हटी, लेकिन शायद सबको ये बात मालूम थी कि उन पर हमारी नजर है, और शायद इसीलिए वो लोग हर कदम सोच सोच कर रख रहे थे। हाँ भाई, जरा देखो तो आप इनको जानते हैं क्या? हमें अगला सुराग जो मिला वो इन्हीं 5 लोगों में से एक के बारे में था। अरे हाँ, तो राजू भाई है, राजू भाई झाला। कौन से राजू भाई? ये राजू भाई चाबी बनाता है, चाबी बनाने का काम करता है। अपनी साइकिल पे ही पूरी दुकान लेके घूमता रहता है। चाबी, चाबी। एक पायरेटेड डीवीडी बेचने वाला, एक सेकंड हैंड कपड़े बेचने वाली, और ये एक चाबी बनाने वाला। ये बाकी दोनों भी कुछ ना कुछ बेचते होंगे सड़क पर, या फिर कारीगर होंगे। बिल्कुल साहब, कोई हिस्ट्री नहीं, मतलब इसी एक काम के लिए तो ये गैंग बनाई होगी, पूरी ट्रेनिंग की होगी। बस इतना है, उन्हें किसी अंदर वाले ने टिप दी होगी कि बटुक भाई के घर के कपाट के अंदर माल है। और जिसका ये दोनों अंदर वाले अरविंद पारिक और बटुक परमार धड़ल्ले से इनकार कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैं क्राइम ब्रांच से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रुचिका ठक्कर बोल रही हूँ। क्या काम है मैडम? पहले नाम तो बोल अपना, फिर मैं काम बोलती हूँ। हितेश। भावेश परमार को कैसे जानता है तू? मेरा मोटा भाई है। काम क्या करता है तू? अरे मैडम, आपने तो इंटरव्यू शुरू कर दिया, नाम बोला, अभी काम बोलो ने। सीधे आभानगर क्राइम ब्रांच ऑफिस आ जा, अभी की अभी। आधा घंटा देती हूँ तुझे। फिलहाल काम ढूंढने का काम कर रहा हूँ मैडम। मतलब बेरोजगार है? फिर तो पैसों की कमी भी होगी। कहीं आप बट्टू काका के घर पे हुई चोरी में मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हैं ना? ऐसा कोई कारण है?
कि मैं तुझ पे शक ना करूं? अरे क्या मैडम, खबर मिलते ही होश उड़ गए थे मेरे कि बट्टू काका के पास इतने पैसे थे। साला हमको ही कुछ दे दिया होता ने, ऐसा लुटाने के बजाय। वो पैसे तेरे बट्टू काका के नहीं थे। हाँ, खबर पड़ी मैंने, वो अरविंद सेठ के पैसे थे। तुझे कैसे पता? भावेश ने बताया मुझे। मतलब तुझे पहले से नहीं पता था कि उस कबर्ड में पैसे हैं? अरे मैडम, अभी तो बताया ने, भावेश ने बताया तब जाकर मुझे पता चला। उसके पहले ये कबर्ड और उसके अंदर के पैसे, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था मुझे। यकीन कीजिए। यकीन करना तेरा थोड़ा मुश्किल है। शायद तू भी तेरे भावेश भाई के साथ मिलकर इन सब प्लान में शामिल हुआ हो। मेरा दूर दूर से इस सब से कोई वास्ता नहीं है, ना ही मेरा ना मेरे भाई का। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि तेरा भावेश भाई इन सब में शामिल नहीं है? अरे मोटा भाई है मेरा। हाँ मानता हूँ बिजनेस में थोड़ा डाउन चल रहा है, और इसका मतलब ये थोड़ी ना क्रिमिनल है। 25 अक्टूबर को तू क्या कर रहा था? घर पे बाहर था, याद नहीं है। तेरे जैसे 1.5 शाणों को जब हम उल्टा लटकाते हैं ना, तो पिछला जन्म भी याद आ जाता है। हाँ तो लटकाओ ने मैडम, मुझे भी तो खबर पड़े पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जो इस जन्म में पनौती चल रही है। बारी बारी से इस हितेश की एक एक मूवमेंट पे नजर रखो और एक एक घंटे की रिपोर्ट लाके मुझे दो। जी मैडम। शाना है, थोड़ा समझदारी से, 1 सेकंड के लिए भी नजर से ओझल ना हो पाए। भावेश और हितेश तुम्हारे चचेरे भाई, कैसे रिश्ते हैं उनसे? अच्छे हैं सर, मतलब एक दूसरे के घर में आना जाना होता है। कभी बात बात में उनके सामने मुंह से निकल गया कि घर में जो बंद अलमारी पड़ी है उसमें इतने ज़्यादा पैसे? नहीं सर, नहीं। तुम दोनों को मालूम था कि उस अलमारी में इतने ज़्यादा पैसे? वो हमें अंदाज़ा था, लेकिन हमने कभी उस बारे में बात नहीं की। कभी दोनों पंटोरों का पता लग गया और उस हार्दिक डीवीडी के घर का भी पता लग गया। इसका एड्रेस मैसेज कर, और सुन गोविंद, हिलना मत वहां से, मैं पहुंच रहा हूं। लो, मैंने तो पहले ही कहा था, ये कबाट आफत है, आफत। अबे जो ने शू थे गो। हसमुख भाई का भी फोन था, कह रहे थे भावेश और हितेश दोनों को पुलिस रगड़ रही है। हितेश को तो रोज हाजिरी लगाने बोला है थाने में। ये रमन प्रजापति है, मेरे लड़कों ने पता लगाया। ये करता क्या है? कबड्डी है साहब। डब्बा बाटली पस्ती वड़ो, ये पुराना रद्दी पेपर वालो। ये आमिर सैयद, यही लिंबायत में इसका अंडा पाव का ठेला है। मतलब एक तरीके से सबके सब ठेले वाले ही हुए, बटुक परमार के तबके गए। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। इस हार्दिक गोयल का घर कौन सा है? यहाँ से दूसरी गली है, लेकिन इस वक्त बंद है। अरे क्या आपने? नमस्ते साहब। तुम्हारे भाड़ुआ हार्दिक गोयल अकेला रहता है यहाँ? रहता था साहब, और हाँ अकेला ही था। कहाँ से है ये? एक बार बातों बातों में उसने कहा था कि वो राजकोट की तरफ से है। कुछ बोला? घर छोड़कर क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं बोला, पर हाँ भाई जो कहूँ वो सुनकर तो मेरा हार्ट फेल होने ही वाला था। कुंदन भाई ताला खोलो, साहब अंदर देखेंगे। सब कुछ सबमिट कर गया? साहब उसके पास ज़्यादा सामान था नहीं, तो वो ले गया होगा। तो ठीक 26 अक्टूबर को घर खाली कर गया? 25 को जब मैं घर पे था तो हार्दिक आया था मेरे पास। ये आपके घर की चाबी। हम अचानक हार्दिक राजकोट लौट रहा है क्या? नहीं, सूरत के बाजू में एक नए काम की बात चल रही है ना, तो वही काम पक्का करने जा रहा हूँ। अरे क्या है ना, डीवीडी का धंधा कर करके ना मज़ा नहीं अभी।
फिर ढंग का करना पड़ेगा ना। आ तो बहुत सारी बात है, लेकिन जा कहाँ रहा है? अहमदाबाद, बड़ौदा या सीधे मुंबई? कितना पूछते हो? मजाक कर रहा हूँ। एक बार सब पक्का होगा ना, बाद में सब बता दूंगा। चलो। अगले दिन जब वो चाबी देने आया तब भी उसने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। कभी किसी को देखा हो रूम पर आते हुए? खासतौर से इस लड़की को। मैंने पहले इनको कभी नहीं देखा। तुम किसी बटुक परमार को जानते हो? नहीं साहब। एक पायरेट डिबड़ी वाला, एक सेकंड हैंड कपड़ा बेचने वाले, एक कबाड़ वाला, एक चाबी वाला और एक अंडापा वाला, ये पांचों मिलकर लाखों का चूना लगा गए और कोई हिस्ट्री नहीं। सूरत में भी नहीं मिली सर। राजकोट भी डिटेल्स भेजी, लेकिन अब तक वहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये पांचों सड़क पर अलग अलग धंधे करते थे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, पर फिर भी क्राइम ब्रांच की एक्टिंग, आईटी वालों की एक्टिंग कैसे? ये सारे के सारे बटुक परमार के तबके के ही हैं सर। उसी ने ट्रेनिंग दी होगी। और ये भी हो सकता है सर परिवार को कुछ पता ही ना हो, ये बटुक सोलो खेल रहा हो। ये अरविंद पारेख और उसका बेटा धीरज पारेख, इनका भी मकसद तगड़ा है। सर ये गैंग सोलो सिंगल खेल गया हो या मिक्स डबल खेल गया हो, या ये सब के सब एक ही टीम है और मिलकर हमारे खिलाफ खेल रहे हैं? जो भी है, अभी तक तो हर गेम यही जीत रहे हैं। सर, हितेश की ट्रैकिंग में कुछ काम का निकला है। जल्दी बोलो रुचिका, हमें इस केस में अब ब्रेक थ्रू मिलना ही चाहिए। सर ये फोटोज। सर ये है नवीन मकवाना, ये है सूरज जेठवा और ये दोनों हितेश के काफी अच्छे दोस्त हैं। ये हितेश क्या करता है और ये दोनों? सर हितेश और उसके ये दोनों दोस्त जुआरी हैं, पत्ते, क्रिकेट में सट्टा, इसमें ये तीनों अक्सर पैसा हारते रहते हैं। मतलब यूं कहिए कि जुए में ये तीनों मैट्रिक फेल हैं। और अभी ग्रेजुएट हो गए हैं ये कांड करके। सर इस हितेश परमार का मैंने 3 दिन पीछा करवाया। इसे यहाँ बुलाती रही पूछताछ करने के लिए, ये देखने के लिए कि अपने बयान को कितना चेंज करता है। सर एक बात सामने आई, यहाँ से निकलते वक्त ये हितेश परमार एक खास तरीका अपनाता है। सर जब जब ये हितेश परमार यहाँ आता है पूछताछ के लिए, सबसे पहले ये अपना फोन स्विच ऑफ करता है और यहाँ से निकलते ही फोन ऑन करता है और इसकी बात शुरू हो जाती है लगातार। तो सर मैंने इमरजेंसी बेसिस पे इस हितेश परमार के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। तीनों दिन थाने से निकलते ही नवीन मकवाना को कॉल करता है। कुछ तो झोल है, तगड़ा गड़बड़। आई थिंक हमें इन तीनों को उठाना चाहिए और खूब कूटना चाहिए। इन तीनों के ऊपर सरप्राइज अटैक करते हैं, सीधा रेड। उनसे कहते हैं कि हमारे पास उनके खिलाफ ठोस सबूत है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो लोग कुछ भी जानते हैं तो इस केस में हमें ब्रेक थ्रू मिल सकता है सर। साहब पहली बात तो ये कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, और दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि मुझसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि हमें लगता है कि बटुक परमार के घर जो नकली रेट डाली गई इनकम टैक्स की, जिसमें लाखों लूटे गए, उनमें से एक हिस्सा तेरा भी है। और इस बात के हमारे पास ठोस सबूत है। क्या? नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम आशूच है। हाँ, जितनी बार आपने बुलाया उतनी बार इधर आया मैं ईमानदारी से। हर बार आपने वही 5 स्केच दिखाए। मैंने कितनी बार बोला कि मैं नहीं जानता हूँ इन लोगों को। लेकिन नवीन मकवाना तो कह रहा था कि तू जानता है उन 5 को। नवीन ऐसा क्यों बोलेगा, मैं जानता ही नहीं उन लोगों को। थाने से बाहर निकलते ही हितेश अपना फोन स्विच ऑन करता था और फिर तुम्हें क्या बोलता था? पुलिस सिर्फ उन 5 पर शक कर रही है, हम सेफ हैं। ये हम सेफ है का क्या मतलब साहब? तक सबूत है इस बात के कि हितेश थाने में आते ही अपना फोन स्विच ऑफ क्यों करता था और यहाँ से निकलते ही स्विच ऑन क्यों करता था। गेम ओवर। साहब आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मुझे ये रेड वेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। सूरज बता दे, नवीन मकवाना और हितेश परमार को क्या हिस्सा मिला, और सबसे बड़ा हिस्सा किसके हिस्से में आया? हार्दिक, कल्पना, रमन, राजू, आमिर, सब ने तुम्हारा नाम लिया। और रही हार्दिक की बात, उससे तो तेरा डायरेक्ट कनेक्शन। साहब ये नामुमकिन है। क्यों? क्या लगता था तुम्हारे दूसरे फोन के बारे में हमें कुछ नहीं पता? हम सबके फोन हमने टैप कर रखे। तेरी और हितेश की जितनी भी फोन पर बात हुई है ना, सब रिकॉर्डेड है। उस रिकॉर्डिंग में वो साफ साफ कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि पुलिस की तफ्तीश अब ठंडी पड़ चुकी है, वो हार्दिक तक तभी नहीं पहुंच पाए। साहब आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। कैसी बात? ऐसे जैसे रोज बात होती है। हितेश बोल रहा था क्या हुआ क्या नहीं, क्यों उसे बुलाया जा रहा है, बस और कुछ भी नहीं साहब। हितेश झूठ बोल रहा है तू। तेरे और नवीन के बीच की बातों की रिकॉर्डिंग सुनाऊं मैं? सुनाऊं? हमने तुक्का फेंका था,
सही में तुक्का, लेकिन तुक्के से ही तीर सीधा निशाना चीर गया। एक बात पहले ही बता, प्लान पूरा बताना, आधा अधूरा नहीं, समझे? चलो हो जाओ शुरू। कसम से बोल रहा हूँ साहब, हमें रेड वेड के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हम तो बस चोरी का सोच रहे थे। चोरी का प्लान था? प्लान था साहब, लेकिन फेल हो गया ने। हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ बोल हितेश, શું થયું? यार नवीन, अपना प्लान का रॉकेट तो फुस हो गया यार, उड़ा ही नहीं। कोई और 5 लोग आए और पासूत्री बॉम्ब फोड़ के चले गए। अरे हाँ, मैंने खबर पड़ी यार कि 5 लोग थे फर्जी रेड में, लेकिन साले थे कौन? अरे 5 लोगों के हाथ से बनी फोटो दिखाई मैंने। जो कोई हार्दिक गोहिल करके है और उसके साथ एक लड़की है कल्पना पाठक, और राजू करके कोई है, साथ में 2 लोग और भी हैं, पर पुलिस को उनके नाम नहीं मिले अभी तक। यही तो बात होती थी ना हमारी साहब, हम तो बस प्लानिंग में ही रह गए और कोई और चिड़िया खेत चुग कर उड़ भी गई। हम ये कबूल करते हैं कि हमने इसके बट्टू काका के घर को लूटने का प्लान बनाया था। अबे वो हितेश, आज छठा दिन है हम यहाँ लुक्कों की तरह बैठे। तेरी दादी का गोंद लाकर बैठी है क्या घर में? हर साल दिवाली पे दादी लोगों के घर मिठाई और फरसान बनाने जाती थी। इस साल ही दादी को रिटायर होना था। हम लोग ना आराम से अंदर जाते, उसके बाद जाके ना हम और नवीन दादी को बातों में लगा के रखेंगे। तू अंदर जा, कबाड़ तोड़, माल निकाल, लेके फुट लेते। क्या बोलते हो भाई? घंटा चाहिए बात नहीं कर। अंदर जाते हैं, माल निकालते और फुट लेते हैं। सारा शक हम पे ही आएगा, हम पकड़े जाएंगे। मैं 17 अक्टूबर को बट्टू काका के घर गया था, कबाड़ की फोटो खींची, चाबी बनवाने वाला था ताकि तोड़ना वड़ना ना पड़े। ओए हितेश, अभी दिवाली है, हाँ? मकर संक्रांति बहुत दूर है, पतंग जरा खींच के रख, इतनी ढील मत दे। साहब लेकिन हितेश ने तो मुझे चाबी वाली बात बोली ही नहीं थी। हाँ साहब, और इसने मुझे भी नहीं बताया था ये बात। सर शायद ये तीनों अब भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये लोग हमें इसी तरह गोल गोल घुमाते रहेंगे, हमसे बातें करते रहेंगे और इस सब से बच कर निकल जाएंगे। हमने घुमाना शुरू किया ना तो तुम लोग झेल नहीं पाओगे। साहब सच बोल दिया जो भी था। तब तो तू झूठ बोला था जब मैंने पूछा था कि तुझे कैसे पता कि कबर्ड में पैसे पड़े। तब तो तू बड़ा गाय बन रहा था, बोला मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब बता, कैसे पता कि कबर्ड में पैसे पड़े थे? ये लूटने का आइडिया किसने दिया था? और ये किसने कहा कि तुम्हारे बटुक काका अली बाबा है और उनके घर में खजाना है? भावेश ने बताया नहीं। अरे हितेश, तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे होने तो चाहिए। ए भावेश, बट्टू काका ने जो तुझे दिलाए थे अरविंद सेठ से 4 पेटी, उसका क्या? अरे वो तो सट्टे में चले गए, डूब गए साले। अरे लेकिन तू कल ही तो रोकड़ा लेके आया था ना उनके यहाँ से। क्या लेकर आया था? और अगर लेकर आया भी था तो तुझे क्यों दूं? लौटा दूंगा फटाफट। आपने भाई? हितेश, मैंने बट्टू काका से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। वो बोले अरविंद सेठ से जाके मांग ले। अरे अरविंद सेठ से मैंने खुद फोन पर बात की, उनका भी जवाब वही था। तो यहाँ मेरे लगे पड़े हैं। और अच्छा हितेश, सांभर दे, तू जाके बट्टू काका से थोड़े पैसे मांग लेना, और अगर तुझे मिल जाए ना तो थोड़े मुझे भी दे देना। अरे लेकिन वो क्यों मिलवाएंगे मुझे अरविंद सेठ से? अरे अरविंद सेठ जाए तेल लेने, बट्टू काका के खुद के पास बहुत सारा रोकड़ा है। શું बात करे छे? गांडो થઈ ગયો છે તું? अरे उनके घर के अंदर के कमरे में वो बंद कपाट है ना, उसमें तगड़े नोट है, किलो के हिसाब से। भावेश को कैसे पता चला कबाड़ में पैसे हैं? अरे काका आप ही ने बोला होगा ने। लेकिन वो पैसे मेरे नहीं है। मालूम है, आपके होते तो खैर। काका 10-20 हजार दो ने, लौटा दूंगा जल्दी। सुनाई कम देता है तो कान में तेल डाल। वो पैसे मेरे नहीं हैं, अरविंद सेठ के हैं।
कबाड़ भी उनका है, ताला लगा है, चाबी भी उनके पास है। चाबी बनाने में कितना टाइम लगता है काका? नाम बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है हितेश। ईमानदारी से कुछ काम कर और ऐसी फालतू बातें करना ही मत, सोचना ही मत। अब भी झूठ? सच है साहब, सब कुछ सच सच बोल दिया ने। हमने लूटने का प्लान बनाया लेकिन लूट नहीं। इसलिए एक हिस्सा तो तुम्हारा बनता ही है। आज के आज मिल और अपना हिस्सा ले ले। कांग्रेचुलेशन। वे नवीन क्या टिप दी थी भाई। ये ले, तेरे हिस्से का 7 लाख बनता है। हैप्पी दिवाली। सुआचे हार्दिक केवी रीते કર્યું? ऐसे हार्दिक ने कभी बताया नहीं कि उसने कैसे किया। ना मैंने हितेश और सूरज को बताया कि कैसे हुआ। बस ईमानदारी से बता दिया कि हमें 7 पेटी का हिस्सा मिला है, जिसे हितेश और सूरज थोड़ा थोड़ा करके लेते रहे मुझसे। फिर जैसे ही आप लोगों ने हितेश को पकड़ लिया तो हितेश ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि वो अपने हिस्से का पैसा बाद में लेगा। तो हितेश यहाँ पे हर रोज आने से पहले अपना फोन स्विच ऑफ क्यों करता था? ताकि जब वो यहाँ हो हम उसे गलती से फ़ोन ना कर ले, कुछ पूछ ना ले उससे। तेरे फोन रिकॉर्ड्स में हार्दिक को किए हुए कॉल्स हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? क्योंकि सब इस पूरे काम के लिए मैं दूसरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। ये हार्दिक गोहिल कहाँ मिलेगा? बस इतना जानता हूँ कि उसकी माँ अहमदाबाद रहती है। बोलो भाई, कौन चाहिए? एक फिल्म की डीवीडी चाहिए। चोरी वोरी की होगी तो भी चलेगी। हॉलीवुड है कोई? अच्छा, ऐसी कोई चकाचक फिल्म है आपके पास जिसमें वो नकली छापा पापा मारा जाता है घर पर? आप लोग कौन है? क्राइम ब्रांच, असली। 40 लाख? हाँ सर। हार्दिक कह रहा है कि उसने 2 लाख खर्च कर दी। वैसे हार्दिक ने 7 लाख रुपए दिए नवीन मकवाना को। टोटल हो गया 49। मतलब सर सिर्फ 11 लाख बटे इन चारों के बीच में। ये हार्दिक फर्जी टीम के ड्रामे का हीरो है। चल कर जरा इसी से पूछते हैं कि आखिर ये गणित है क्या। सलाम साहब। सबसे पहले तो सॉरी साहब, आपके डिपार्टमेंट का नाम यूज किया है। कोई बात नहीं, उसकी ठुकाई अलग से होगी और रसीद भी कटेगी। बैठ। पहले ये बता कि तेरी पिक्चर की हीरोइन कल्पना और ये तीनों साइड हीरो रमन, राजू और आमिर, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? इधर ही होंगे साहब, सूरत में ही। थोड़ा आगे बढ़ जाते कि यहाँ से। इतना तगड़ा माल हाथ लगा है तो थोड़ी बहुत ऐश तो बनती है ना साहब। तो तुम लोगों की ये ऐश हो कहाँ रही है? हमको भी तो बता दे। सर कुल मिलाकर 1,97,00,000 बरामद हुए। कुछ लाख इन लोगों ने उड़ा दिए। और सर बटुक परमार और उसकी फैमिली के मोबाइल भी मिले। मतलब टोटल रकम जो लूटी गई वो थी 2,17,00,000 रुपए। और अरविंद पारेख ने हमें क्या बताया? मैं 60 लाख। खुद के पैसे गिनने में इतनी बड़ी गलती? पापा पूरी गैंग पकड़ी गई क्या? हाँ दिख रहा, और लगभग सारा पैसा भी बरामद हो गया। हितेश को हिस्सा मिला उसके दोस्त नवीन से। उसे सब पता था। तुम दोनों को भी पता था? बात करो जो पप्पा, कबाट में इतने सारे पैसे हैं, मुझे तो नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था पापा। अरे मुझे तो सोचकर ही चक्कर आ रहा है कि हमारे घर में उस कबाट में 2 करोड़ जितने रुपए पड़े थे। तुझे पता था? नहीं वाह। अरे शुक्र मनाओ कि फर्जी छापा था और हमें बेवकूफ बना के चले गए। लेकिन असली लुटेरे चोर आते थे तो 2 करोड़ रुपए के लिए हम सबको खत्म कर देते थे, समझे? इसमें कोई शक नहीं कि इस पिक्चर में लीड रोल तेरा था, पर कहानी भी तो किसी ने लिखी होगी ना। कोई डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, उनका नाम भी तो सामने आना चाहिए ना। साहब सिर्फ स्टोरी का आइडिया नवीन का था कि अरविंद सेठ का काफी माल बटुक भाई के घर में पड़ा है, उसे लूटना है। बाकी पूरी पिक्चर वन मैन शो। कैसे कर लिया? किसी का असिस्टेंट थे या फिर कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली? ट्रेनिंग कहाँ पर पड़ेगी साहब, गॉड गिफ्ट। एकलव्य की तरह सारे गुरुजनों की सब पिक्चर देखी,
एकदम एक एक सीन बराबर से याद किए कि बटुक भाई को कैसे लूटना है, और बिना किसी खून खराबे के। और ये इनकम टैक्स का आइडिया ये किसने दिया? साहब मैं बटुक भाई और अरविंद सेठ दोनों का पीछा कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तब अरविंद सेठ के यहाँ पे सचमुच इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो उसकी खबर मुझे लग गई। मैं इंतजार कर रहा था अरविंद भाई का कि कब वो नीचे आएंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं। वो सब साहब लोगों की मैंने बातें भी सुनी, वो लोग बोल रहे थे ना घर के छापे से कुछ हाथ आया ना उनकी दुकान के छापे से। ये छापे का आइडिया एकदम सरस लगा, लूट बूट से कई गुना आसान और मजेदार भी सर। फिर मैंने कास्टिंग की अपने आजू बाजू के लोगों में से, तो ये 4 न्यू कमर्स मिले जिनमें भूख थी कुछ कर दिखाने की, तो मैंने मेहनत की इन लोगों पे। ये नालायक बाहर जा। सारी टीम को छापे के लिए पूरी तरह से तैयार किया। अब हम बिल्कुल तैयार थे एक्शन के लिए। मेहनत रंग लाई साहब। बटुक भाई को साथ में ले जाना ये भी तेरी स्क्रिप्ट में लगा था क्या पहले से? हाँ साहब, हार्दिक ने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया था और चाबी पिलाई थी बटुक भाई को। तुम लोग बटुक भाई को जिस रास्ते पर लेकर गए थे, बटुक भाई ने वो रास्ता दिखाया। मैं एक चाय वाली मिली और उसने कहा कि तुम लोग वहां नहीं आए थे। वो चाय वाली भी तेरी एक्टर थी क्या? फर्जी चाय वाली? नहीं साहब, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। फर्जी चाय वाली? अरे हमने तो गाड़ी असली चाय वाले के पास रोकी थी ना। किस रूट से गए थे तुम लोग? गाड़ी किसकी थी? जिस रूट पर हार्दिक गोहिल और उसका गिरोह हमें लेकर गया वो बटुक के बताए रूट से बिल्कुल ही अलग था। जिस चाय की दुकान पर वो रुके थे वो बटुक की बताई गई चाय की दुकान से काफी दूर थी। इस फर्जी छापे के ऑपरेशन में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो किराए की थी। हमने उस गाड़ी को हिरासत में ले ली। बटुक जी, आपने हमें जो जो बताया था सब सही था, लेकिन जो रास्ता बताया था वो रास्ता सही नहीं था। गलती से हुआ होगा साहब, मैं इतना डरा हुआ था ना, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला साहब। आपने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आपके सेठ ने, अरविंद सेठ ने जरूर झूठ बोला। टोटल कलेक्शन 2,17,00,000, उसमें से 7 लाख दिए राइटर नवीन को और बाकी की पूरी रकम पूरी यूनिट में बांट दी। बोलो ना भाई, किसको कितना मिला? हाँ साहब, ये हार्दिक टपोरी और चिरकुट है लेकिन ईमानदार है साहब, सबको बराबर दिया साहब। हाँ साहब। सबको बराबर मतलब 42? हाँ साहब, पूछो ना इनको, दी गई नहीं है? हाँ साहब। मुझको साहब देखो, एक तो किसी को मारा बारा नहीं, बराबर, कोई खून खराबा नहीं, ऊपर से ब्लैक मनी। हम लोगों ने 5 हिस्से तो किए ही थे, आप तीनों को मिला के 8 हिस्से कर लेते हैं। आपकी दिवाली भी हैप्पी हो जाएगी, मान जाओ ना साहब। लक्ष्मी जी की सौगंध खा के कहता हूँ, हम 5 में से कोई मुंह नहीं खोलेगा। नहीं खोलेंगे सर, नहीं। हार्दिक, हमने क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स वालों की एक्टिंग बहुत अच्छी की और सबसे करवाई भी। अब ना तुम लोग कैदियों की एक्टिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि ये सीरियल बहुत लंबी चलेगी। शुरू हो जाओ। भूल थी गई, मैं पूरा का पूरा टैक्स भर दूंगा। अब आपके पास और कोई चारा भी नहीं है, सारा पैसा हमने जब्त कर लिया, पूरा डिक्लेयर होगा। अब आपको टैक्स के साथ जुर्माना भी भरना होगा। मैडम जी, मैं क्यों हड़बड़ाने लगा? मुझे तो बस इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि नुपुर आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही है और आप बस भड़के जा रहे हो। जब हम भड़केंगे तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि तब ये बातें फोन पर कतई नहीं होंगी। दरअसल तब बातें होंगी ही नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे धमका रहे हैं? और मुझे लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका फंसा है। ये बैंक खाते के डिटेल्स, ये प्रॉपर्टी के कागजात और किराए के खाते सब कुछ है। जो 12 लाख रुपए कम है, अगर उसके अलावा एक पैसा भी यहां से वहां नजर आ जाए तो फांसी पर चढ़ा दीजिएगा मुझे। और वसीयत कहाँ है?
मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि वसीयत नहीं है। चाचा जी मुझसे बिना पूछे एक एफडी तो बनवाते नहीं थे, वसीयत क्या बनाते। और एक बात और बता दूं, ये जो बच्चा गोद लेने का ड्रामा हो रहा है ना, ये सब मन गढ़ंत है। ये नुपुर की रची हुई चाल है। आनंद, हमें पता है क्या लगता है। मुझे पता है आप लोगों को लगता है कि चाचा चाची का कत्ल मैंने ही किया है और मैंने ही 12 लाख रुपए चुराए। नहीं, बल्कि हमें लगता है कि तुमने और नुपुर दोनों ने मिलकर कोई साजिश रची और तुम्हारी इस साजिश में छत्तीसगढ़ के गोंजिलगढ़ का कोई अजीत वर्मा भी शामिल था, शायद गीता दहिया भी शामिल थी, और निशाना थे तुम्हारे चाचा जयकिशन दहिया, जो किसी पर भरोसा नहीं करते थे, किसी को अपनी प्रॉपर्टी सूंघने तक नहीं देते थे। इसलिए तुमने और नुपुर दोनों ने सोचा क्यों ना प्रॉपर्टी आधी आधी बांट ले। इसलिए जयकिशन जी के साथ साथ गीता जी को भी रास्ते से हटा दिया गया। इससे बड़ी बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी अपनी जिंदगी में। और हम हर रोज सुनते हैं और देखते भी हैं, सांप और नेवले को हाथ मिलाते हुए। आनंद दैया, पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा बड़ों बड़ों को लालची बना देता है। तुम लोग जितने भी हो ना, सर से लेकर पांव तक लालच में धंसे हुए हो। मेरी ईमानदारी का ये फल मिलेगा, कभी सोचा नहीं था मैंने। ए आनंद, ये जो तेरी ईमानदारी की सीढ़ी है ना, उसे जाकर कहीं और बजाना। ये बात छुपी नहीं थी कि जयकिशन जी नुपुर से खफा थे, और ये बात भी काफी जाहिर थी कि जयकिशन जी तुझसे भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तू उनकी प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था, और ये जो तेरा ईमानदारी का नाटक है ना, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। आनंद, मिस्त्री राम भजन ने जयकिशन जी से डायरेक्ट बात क्या करी दुकान खरीदने के बारे में? तू तो मतलब जलकर राख हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे सीधे चाचा जी से बात करने की? और ऐसी क्या पट्टी पड़ा दी तूने जो वो दुकान तुझे आधे दाम में बेचने को तैयार हो गए? आनंद जी, कोई पट्टी नहीं पढ़ाई हमने। देखिए, जय किशन जी से हमारा संबंध तब से है जब हम काम की तलाश में बाजार में एक साथ खड़े रहते थे दिहाड़ी के लिए। और तुम आज भी वहीं खड़े रहते हो, और वो पूरे बाजार के मालिक हैं। तुम्हारी औकात नहीं उनसे सीधे बात करने की। हमने तो खाली दरख्वास्त की थी जय किशन जी से। अब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप सीधे जय किशन जी से मिल लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आनंद, मैं कह रहा हूं ना, दुकान राम भजन के नाम कर दो। लेकिन चाचा जी, हमें इस दुकान के 7.5 लाख तक मिल सकते हैं। मैं 8 लाख भी दिलवा सकता हूं, और आप इस दुकान को राम भजन को 4 लाख में दे रहे हैं। ऊपर से वो अभी सिर्फ 2 लाख रुपए दे रहा है। बाकी के रुपए कब देगा? देगा या नहीं देगा ये भी नहीं कह सकते। इस वक्त मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो करो। ये बेकार की बहस मुझसे मत करो आनंद। आप गलत कर रहे हैं चाचा जी। अब गलत सही तू मुझे समझाएगा। चाचा जी, अगर आपने ये दुकान एक बार उसके नाम ट्रांसफर कर दी ना, तो वो बाकी के पैसे कभी नहीं देगा। 2 लाख का नुकसान मेरा होगा ना, तेरी जेब से तो एक पैसा नहीं जा रहा। आज का आज दुकान उसके नाम ट्रांसफर कर दो। सिर्फ इसलिए क्योंकि राम भजन आपके साथ दिहाड़ी मजदूर था कभी? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस वक्त मेरे साथ खड़ा था जब मेरे पास दौलत नहीं थी। राम भजन ने बताया हमें, तूने कमीशन मांगा उससे। आनंद भैया, तू जितना खुद को बता रहा है ना, उतना भी दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन दाल में उतना भी काला नहीं है जितना आप लोग खोज रहे हैं। अगर नुपुर की सुनते रहेंगे ना, तो ये केस सुनवाई तक भी नहीं पहुंचेगा। उसी के बुने जाल में फंसते चले जाएंगे। देखते हैं इन कागजात में कितनी सच्चाई है और कितनी बुनाई, कौन धंसा हुआ है और कौन फंसा रहा है। सगा भतीजा उनका, खून उनका, जी जला जलाकर इतने सालों तक सेवा की उनकी, डट कर खड़ा रहा उनके साथ, सब कुछ संभाला उनका। अगर गोद लेना ही था तो मुझे ले लेते, हमारे मोहित को ले लेते। क्या चाचा चाची सच में किसी को गोद लेने वाले थे? मुझे नहीं पता, इसलिए और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इतनी बड़ी साजिश मेरी पीठ पीछे हो कैसे गई। मैंने अपनी सारी जिंदगी बिता दी इस विरासत के लिए। इस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तो हमें सब कुछ मिलेगा कि नहीं? मुझे नहीं पता, पुलिस तहकीकात कर रही है। क्या तहकीकात कर रही है पुलिस? किराया तो आज भी आनंद ही जमा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये पुलिस के हाथ गर्म करके सारा केस ठंडा कर देगा। तो मुझे तो लेने के देने पड़ गए ना कमल। पहले सब कहते थे कि भाई को खा गई, अब कहते हैं कि बाप और सौतेली माँ को खा गई। दुनिया की सबसे बुरी औरत बना के रख दिया मुझे दुनिया वालों ने। यार ये दुनिया वालों की ऐसी की तैसी यार। देख, इससे पहले कि वो आनंद कुछ करे, तेरे बाप की जायदाद पर हक जताए, तू सारी की सारी लगाम अपने हाथ में ले ले। इस दौलत को हासिल करने का सपना हमने कब से देखा है नुपुर? सपना? सपना था ये श्राप जो हमने खुद को दिया है कमल।
एक के बाद एक बुरा ही होता आया है। क्या ये सब ऐसे होना जरूरी था? एक मिनट, ये तेरा रोना धोना बंद कर, बस बंद कर। तो एक बार ना बस पैसे आ जाने थे, गरम गरम करारे करारे नोट, फिर देख तो अपनी जिंदगी की सूरत कैसे बदलेगी। ये सारा पैसा जो साला यूं ही पड़ा था, किसी काम का नहीं था, हमारे काम आएगा। एक अच्छा घर होगा, अच्छी जिंदगी होगी, अच्छा रहन सहन होगा, खाना पीना होगा। इस आराम की जिंदगी और हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रीज खंगाली गई। गोंजिलगढ़ से हमें कोई ठोस सुराग मिलना अभी भी बाकी था। सर, इस अजीत वर्मा को लोग यहाँ गोंजिलगढ़ में जानते तो हैं, पर इसका नक्सलियों से क्या ताल्लुक है ये बताने से इनकार कर रहे हैं। जगन, जितना जोर लगा सकते हो लगा दो। सिर्फ यही एक एंगल है जो हमें इस केस में ब्रेक थ्रू दिला सकता है। गीता दहिया के बारे में कोई खबर? सर, गीता दहिया ने 19 साल पहले अपना गांव छोड़ा था, उसके बाद एक बार भी नहीं लौटी। अब या तो यहाँ लोगों को वाकई में कुछ याद नहीं, या फिर जानबूझकर कुछ छुपा रहे। हमने गीता दहिया के 1 साल पहले के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। जब तक कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं तुम लोग घुस जाओ, गोंजिलगढ़ के अंदर तक घुस जाओ। हमें गहरा शक है कि विक्टिम नंबर 2 गीता दहिया इस साजिश की रचनाकार हो सकती है। अब ये कितना सच है ये हमें अजीत वर्मा ही बता सकता है। किसी भी कोने से कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही थी जो हमें अंदेशा दे सके कि 15 सितंबर की दोपहर को जय किशन और गीता दहिया के घर में कौन आया था। वो कौन जाना पहचाना शख्स था जिसका खान पान से स्वागत किया था उन्होंने, और जिसने उन्हें मौत के घाट उतार दी। और अब हमारे सामने आने वाली थी एक और विचित्र बौखलाने वाली हकीकत। सर, हमने क्राइम सीन और जय किशन दहिया की डेड बॉडी के ऊपर से मिले हुए सारे फिंगरप्रिंट्स को मैच किए हैं। एक सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो दोनों जगह सेम हैं, और ये किसी मेल के हैं। हमारे किसी भी सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं? सर, आपने हमें आनंद दहिया, उसके बेटे मोहित दहिया और नुपुर के पति कमल हुडा के फिंगरप्रिंट्स भेजे थे, लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स इन तीनों में से किसी से मैच नहीं करते हैं। तो फिर कौन हो सकता है रजत? हमने नुपुर, उसके पति कमल, आनंद, उसके बेटे मोहित, सबके कॉल रिकॉर्ड्स बड़े बारीकी से खंगाले, लेकिन किसी का भी किसी पेशेवर हत्यारे से कोई कनेक्शन बन नहीं रहा। सर, जैसा कि आप बता रहे थे, शायद गीता दहिया की तरफ से कोई हो। सर, ये दोनों पार्टी आनंद और नुपुर पे हमारी चील जैसी नजर है, पर दोनों घरों में एक ही रोना है सर कि ज्यादा अगले को ना मिले। और कत्ल की साजिश का कोई जिक्र नहीं हुआ कि किसी जान पहचान वाले को भेजा हो या जान पहचान करवाई हो जय किशन और गीता से कुछ दिन पहले से? नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं। और वो पियक्कड़ कमल भी शराब के नशे में आकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा हो जिससे हमें शक हो सके। इस जय किशन के कई फ्लैट्स और दुकानें हैं किराए पर। पता कर हाल ही में कौन सा किराएदार 15 सितंबर से कुछ दिन पहले या बाद में घर छोड़कर गायब हुआ है। हो सकता है कि आनंद ने किसी किराएदार से काम करवाया हो, उसे कहा होगा 12 लाख की रकम गायब कर देना, सुपारी की रकम। अब किराएदार होगा तो मकान मालिक उसे जानता भी होगा, इसलिए घर के अंदर आने दिया होगा। तीन नंबर्स हैं, कई महीने पहले के हैं। मुझे इन तीनों नंबर के रिकॉर्ड्स और कस्टमर की एक एक डिटेल चाहिए आज ही। मैं आपको तीनों नंबर्स अभी के अभी मैसेज कर दूं। ये अजीत वर्मा, जिसे हम जानते हैं, ये फरार है। और ये मनोहर सोंटा और सुधीर पटेल। और सर, इन तीनों का एड्रेस गोंजिलगढ़ का है। अजीब है सर, आनंद और नूपुर ये दोनों ही गीता के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जबकि गीता अपने गांव के लोगों के टच में थी। और सर, ये अजीत वर्मा, जैसे ही इसे पता चला कि हम इसे ढूंढ रहे हैं, इसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। और मनोहर सोंटा, इसका भी फोन स्विच ऑफ है। और सर, ये सुधीर पटेल, इसका फोन ऑन है, पर अभी तक मैंने इसे कॉल नहीं किया है। और हम कॉल करेंगे भी नहीं। हम सीधे गोंजिलगढ़ के लिए रवाना होंगे। वहां के पीएसआई जगन को कहेंगे कि सुधीर पटेल को लोकेट करे और इस पर नजर रखवाए। मैं जगन को इन्फॉर्म करता हूँ सर। और सारिका सर, तुम पता करो कि तीनों नंबर जिनके टच में गीता थी, जब ये फोन स्विच ऑफ हुए तब इनकी लोकेशन क्या थी, और कत्ल की दोपहर 15 सितंबर को इनकी लोकेशन क्या थी। राइट सर। और ये भी पता करो कि इन तीनों नंबर्स का आनंद और नूपुर से कोई कनेक्शन है, अगर है तो। गोंजिलगढ़ में जोहरी की दुकान चलाता है, हमारे आदमी उस पर नजर रखें। उठा लो उसे। सर, ये तो गीता लगती है। लगती नहीं, गीता ही है। और 11 जून 2016 को 4 महीने पहले तुम्हारी इससे बात हुई थी, और उसके बाद 4 बार बात हुई। हाँ साहब, बात तो हुई थी, पर माजरा क्या है साहब? गीता ठीक तो है? गीता मर चुकी है। क्या? गीता दहिया और उसके पति जय किशन दहिया, दोनों का कत्ल हो चुका है। क्या हो गया ये सब?
गीता के साथ ये, पर आप लोग मुझे क्यों उठा के लाए यहाँ पे? तुम गीता को कैसे जानते हो? साहब, गीता हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी, फिर उसके माँ बाप चल बसे तो वो अकेली रह गई। ये कुछ 19 साल पहले की बात है। फिर एक दिन अचानक गीता भी कहीं चली गई, किसी को पता नहीं चला वो कहाँ चली गई। और फिर अचानक 19 साल बाद गीता ने तुम्हें फोन किया। इत्तेफाक? हाँ साहब, इत्तेफाक ही तो था। मेरा एक कारीगर है चंदर, जो फरीदाबाद गया था एक काम से, तो इत्तेफाक से गीता उससे टकरा गई और जब उसे पता चला कि वो मेरा आदमी है तो उसने उससे मेरा नंबर ले लिया और मुझे फ़ोन किया। हेलो हेलो, सुधीर पटेल? हाँ सुधीर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं मैडम? मैं गीता कौन गीता? सोंटा, गीता सोंटा। हम एक ही क्लास में थे, याद आया कुछ? अरे 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 गीता, अरे बाप रे, इतने सालों बाद। तुम कैसे हो सुधीर? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कहाँ गायब हो गई थी तुम? रायपुर चली गई थी, वहाँ एक साहब थे, उन्हीं के यहाँ काम करती थी। बस वही अपने साथ मुझे फरीदाबाद ले आए। बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगी कभी। पिछले 19 सालों से फरीदाबाद में ही हूँ, यहाँ मेरी शादी हो गई थी। फरीदाबाद? वहाँ पे तो मेरा कारीगर गया हुआ है काम से। तुम्हारे कारीगर से ही तो तुम्हारा नंबर मिला। वो बाजार में किसी से बात कर रहा था, उसने गोंजिलगढ़ का नाम दिया। मैंने जैसे ही अपने गांव का नाम सुना तुरंत उससे बात की, तो उससे पता चला वो तो तुम्हारे वहाँ काम करता है। मैंने उससे तुम्हारा नंबर लिया और तुरंत फ़ोन घुमा दिया। इतने सालों बाद अपने गांव के किसी से बात कर रही हूँ। सुधीर, मनोहर और अजीत कैसे हैं? गांव में ही है या? हाँ सब यही हैं। दोनों का नंबर दो ना मुझे। फिर उसके बाद 2-3 बार मेरी बात हुई थी गीता से। मैंने एक ही बार कॉल किया था, वो मनोहर और अजीत का नंबर देने के लिए। ये मनोहर सोंटा गीता का दूर का रिश्तेदार है, आप कजिन कह सकते हैं उसे। और अजीत वर्मा हमारे साथ स्कूल में था, हम सब दोस्त थे। ये अजीत वर्मा, ये गीता का नाम सुन के ही गायब हो गया और मनोहर सोंटा ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा। क्यों? मैं क्या जानूँ साहब। वैसे मनोहर मुझे दिखा था साहब 2 हफ्ते पहले मार्केट में, मेरी बात भी हुई थी उससे। और अजीत से? क्या अजीत की तरह तू भी मिला नक्सलियों के साथ? छोटा मोटा व्यापारी हूँ मालिक। देखिए, झूठ नहीं बोलूँगा, हर व्यापारी की तरह मैं भी हफ्ता भरता हूँ नक्सलियों को। आप जानते हैं क्या कैसे होता है, पर इससे आगे मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। ये अजीत वर्मा और मनोहर सोंटा ये गए थे फरीदाबाद? इतना पता है, मनोहर गया था गीता से मिलने। उसके बाद अगस्त में उसकी बेटी की शादी हुई, बहुत धूमधाम से की थी उसने अपनी बेटी की शादी। 2 सेट जेवरात बनवाए थे उसने मेरे यहाँ से। नहीं, तब तो मुझे नहीं खनका, पर बाद में ख्याल आया कि पहले तो अपना राशन पानी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था मनोहर, और अब तो शादी से पहले उसने घर की मरम्मत भी करवा ली थी। समझ नहीं आया इतना पैसा आया कहाँ से मनोहर के पास। मनोहर के हाथ ये जो पैसा लगा था, फरीदाबाद से लौटने के बाद उसके पास ये पैसा आया था? मनोहर शायद जुलाई में गया था फरीदाबाद 3-4 दिनों के लिए। उसके बाद अगस्त में उसकी बेटी की शादी हुई थी। तो हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, पर सच कह रहा हूँ साहब, आपके बोलने के बाद ही 2 और 2 4 हो रहे हैं। ये मनोहर जा कहाँ सकता है? कहाँ छुप सकता है ये? मैं क्या जानूँ, लेकिन साहब क्या मनोहर फरीदाबाद से इतने पैसे लाया था? लाखों। और क्या ये गीता के पास इतने पैसे थे? जब आप लोगों ने मनोहर पे नजर रखने के लिए कहा तो हम फौरन उसके घर पहुंचे। घर पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पता चला कि मनोहर और उसकी बीवी कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। सलाम साहब। साहब मैं सुमित, मैंने ही आपको उस अजीत वर्मा की टिप दी थी। ये मनोहर सोंटा है, इससे भी बात हुई थी तेरी गीता के मर्डर को लेकर? नहीं साहब। इस मनोहर सोंटे के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, पता करो कि ये कहाँ जा सकता है, कहाँ छुपा हो सकता है। जब ये फरीदाबाद से आया था तो शायद इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। उन्हीं पैसों से इसने अपने घर की मरम्मत कराई और अपनी बेटी की शादी भी करवाई। पता करो इसकी बेटी की शादी कौन से गांव में हुई। इस मनोहर सोंटे का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी। सर, फोन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मनोहर सोंटा, अजीत वर्मा और सुधीर पटेल, इन तीनों का नूपुर और आनंद के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। सुधीर पटेल का कहना है कि ये मनोहर सोंटा जुलाई में फरीदाबाद आया था गीता से मिलने। करेक्ट है सर, फोन रिकॉर्ड्स तो यही कहते हैं। पर सर, पिछले 3 महीनों में अजीत और सुधीर का फोन लोकेशन फरीदाबाद नहीं दिखा है। सुधीर पटेल की बैकग्राउंड हमने चेक की है,
लेकिन ये अजीत वर्मा अभी भी फरार है। और ये मनोहर सोंटा जब ये फरीदाबाद से लौटा था तो इसके पास बहुत सारे पैसे थे। हो सकता है इसे आनंद या नुपुर ने खरीद लिया। पूरे चांसेस हैं कि इसे आनंद ने खरीदा हो। पर सर 15 सितंबर की दोपहर से ना ही सुधीर और ना ही अजीत का फोन लोकेशन फरीदाबाद शो कर रहा है। लेकिन सर मनोहर सोंटा, इसका फोन सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते से स्विच ऑफ आ रहा है। इन तीनों के नंबर्स और फोन की ट्रैकिंग जारी रखो। ये भी हो सकता है ये काम अजीत या मनोहर ने अपने किसी जान पहचान वाले से करवाया। सर जगन का फोन है, वो कह रहा है कि हम पर नक्सली हमला हो सकता है। हाँ जगन बोलो। सर एक खबर आई है, बुरी खबर है। बोलो। सर उम्मीद की जा रही थी कि अजीत वर्मा के बारे में कोई खबर होगी, लेकिन टिप मिली है कि नक्सली हमला होने वाला है। बाहर से जो साहब लोग आए उनको बोलो तुरंत लौट जाए, वरना लाल सलाम हो जाएगा उनका। लेकिन क्यों? पता नहीं साहब जी, कल दल के सरदार के पास वो 2 बाहर वाले साहब लोगों की तस्वीरें थी। कहीं इसमें अजीत वर्मा का हाथ तो नहीं संतराम? मैं किसी अजीत वर्मा को नहीं जानता साहब जी, आप टिप दे रहे हैं इसीलिए बता रहा हूँ। मेरी खबर पक्की है, कभी भी हमला हो सकता है बड़ा वाला। और टारगेट आप और विनोद दोनों है। जगन अब हम पीछे तो नहीं हटने वाले। सर प्लीज सिर्फ अभी के लिए एक कदम पीछे हटा लीजिए। सर जब तक आपके पास फोर्स पहुंचेगी देर हो सकती है। वक्त सही नहीं इसलिए कह रहा हूँ। सिर्फ अभी के लिए आप प्लीज वापस लौट जाइए। हम वापस नहीं जाएंगे। तुम एक टीम तुरंत भेजो। एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। ये नकली टोली भी मिलेगी और ये अजीत वर्मा भी। सर इतना आसान नहीं है। अजीत वर्मा इस अटैक के पीछे है या नहीं ये बात अभी कंफर्म नहीं है, और इस अटैक के नतीजे काफी घातक हो सकते हैं। प्लीज मेरी सिचुएशन समझिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको अजीत और मनोहर दोनों ला कर दूंगा। सर एक कवर टीम भेज रहा हूँ, आप प्लीज वापस लौट जाइए। सर हमारा यहाँ रुककर नक्सलियों का सामना करना बनता तो है। हम लौटे तो खाली हाथ थे, पर एक चीज पक्का समझ आ गई थी कि इस डबल मर्डर केस का गीता के गांव गोंजलगढ़ के साथ जरूर कोई ना कोई ताल्लुक था जो वो 19 साल पहले छोड़ आई थी। मनोहर सोंटा, अजीत वर्मा और सुधीर पटेल, इन तीनों के बारे में मैंने नूपुर और आनंद से पूछा। सर साफ साफ मना कर दिया, नहीं जानते। और वैसे भी हाँ तो वो करेंगे नहीं। पर जिस तरीके से हम पर अटैक प्लान हुआ उससे तो लगता है कि अजीत वर्मा जरूर शामिल है। और इस वक्त ये मनोहर भी गायब है। सर केस का क्रैक तो अभी भी बहुत दूर है, लेकिन हम लौट कर उसी रास्ते पर आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, प्रॉपर्टी। अब ये कातिल हमें बता सकता है कि सुपारी किसने दी और साजिश किसने रची। नूपुर ने, आनंद ने या गीता ने, या फिर ये तीनों शामिल थे और एंड मौके पर गीता के साथ धोखा हुआ। सारिका सर, इन तीनों का फरीदाबाद में गीता के अलावा किसी और से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? एक कॉल है सर, मनोहर सोंटा ने किया था जुलाई में, फरीदाबाद आने से पहले। वैसे अभी ये फोन स्विच ऑफ है। इसकी डिटेल्स और लोकेशन मंगवाई मैंने। हम बिल्कुल सही रास्ते पर है, पर मंजिल अभी भी काफी दूर है। सुनिए, आप एक बार नुपुर से बात तो कीजिए। अभी तक आप ही सब कुछ संभालते आए हैं। नुपुर को आपकी मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही, वो अकेली ये सब नहीं संभाल पाएगी। आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई चाचा चाची को झेलने में, अब इस नुपुर को भी झेलूं? मैं नहीं जाने वाला उसके पास। उसे आने दो कागजात मांगते हुए। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मेरा हक है, सालों की मेहनत है, जाया तो नहीं जाने दूंगा। लंबे अरसे तक न मनोहर सोंटा हाथ लगा और न ही अजीत वर्मा। ऐसा लगने लगा था कि हम इन दोनों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर बहुत जल्द इस केस में ऊपर से इनाम मिलेगा वो अलग, पर तुझे जिंदा सिर्फ ये जानने के लिए रखा है कि फरीदाबाद की गीता दहिया और उसके पति जय किशन दहिया के मर्डर केस की सुपारी सिर्फ तुझे दी गई थी या फिर तुझे और मनोहर दोनों को? किसी से कोई सुपारी नहीं मिली थी साहब। मैं तो गीता से कभी मिला ही नहीं। मिला ही नहीं? साले तुझे मार नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि तुझे जिंदा रखेंगे। पूरी जिंदगी तड़पेगा वो हाल करेंगे तेरा। यकीन करो साहब, सच बोल रहा हूँ। गीता को गोंजलगढ़ छोड़ने के बाद मैं उसे कभी नहीं मिला साहब। उसकी मौत की खबर तो आप लोगों से मिली है अभी। बेटा गीता से सिर्फ 2 बार फोन पे बात हुई थी साहब, सिर्फ 2 बार। जब सुधीर ने मेरा नंबर उसे दिया था तभी। 19 साल पहले काफी पसंद करता था मैं उसको। गीता, अरे कहाँ हवा हो गई थी तुम? इतने सालों बाद तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। बस नसीब अजीब, पर इतने सालों में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम सबको याद ना किया हो। शादी हो गई तुम्हारी? एक बेटी है। तुम्हारी?
शादी के लालच में तो इतनी दूर आई थी यहाँ फरीदाबाद। एक बेटा भी था सुभाष, पर अब नहीं रहा। क्या हुआ? उसे उसकी सौतेली बड़ी बहन के लालच ने मार डाला अजीत। पता नहीं मुझे आके क्या मिला। एक सुरक्षित जिंदगी के लिए मैंने बिना शादी के बच्चा करने से इनकार कर दिया। बस एक यही शर्त थी, मेरी शादी हो, परिवार हो, इसीलिए तो शादी की थी। खैर तू ठीक तो है ना? बस गुजारा हो जाता है। कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है। मेरी भी हालत कुछ ऐसी है गीता। कहने को तो एक मोबाइल की दुकान लगा रखी है, लेकिन मुनाफा ना के बराबर है। मेरी मनोहर से बात हुई थी। मैंने उससे कहा था हो सके तो मिलने फरीदाबाद आ जाना। तुम आओगे कभी? ये दुकान किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता ना, लेकिन हम बात करेंगे। ऐसे ही 2 बार बात हुई थी गीता से। फिर गीता का नाम सुनते भाग क्यों खड़ा हुआ था? वो तो मैं डर गया था साहब कि फरीदाबाद की पुलिस मुझे क्यों पूछ रही है, वो भी गीता के बारे में। गीता मर गई है तो आपसे मुझे पता चला। अभी वो आया था ना खबरी, उसको भी मैंने कुछ पूछा नहीं था। मैं डर गया था साहब, इसलिए मैं भाग गया। और भागकर तूने अपने नक्सली आकाओं से बोल दिया कि फरीदाबाद पुलिस पर धावा बोल दिया। वो तो नक्सलियों को ही लगा था कि आप लोग पूरी फौज लेके जंगल में घुसेंगे। वो भी होगा, बहुत जल्दी होगा। पर फिलहाल तो ये बता कि गीता और जय किशन डबल मर्डर केस में तेरा क्या हाथ है? सच बोला हूँ साहब, मैं कुछ नहीं जानता। एक मौका और दे रहा हूँ, सोच ले। साहब वो मनोहर गया था गीता से मिलने के लिए। वो तो उसके रिश्ते में भी लगता है। वो हम जानते हैं, आगे बोल। आने के बाद बहुत पैसा खर्च कर रहा था साहब, तो कहीं उसने तो नहीं। तो कुछ नया नहीं बोल रहा है? इससे आगे कुछ नहीं जानता साहब। विष्णु, एक एक हड्डी, एक एक पसली प्यार से कूटना। साहब सच बोल रहा हूँ साहब। साहब यकीन करो मेरा साहब, इससे आगे कुछ नहीं जानता साहब। साहब विनोद, इस अजीत वर्मा की इतनी फील्डिंग की हमने, और जब हाथ लगा तो इसे कुछ नहीं मालूम। ऐसा कैसे हो सकता है जगन? बुलवाओ साले से। कल शाम से इसकी कुटाई हो रही है, अभी भी चल रही है। अगर ये डबल मर्डर केस में इन्वॉल्व होता तो अब तक पक्का टूट चुका होता। वैसे मनोहर को भी ढूंढ रहे हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी हमारी हिरासत में होगा। फिर अंधी गली सर। अंधेरे में ही सही, पर हम आगे तो बढ़े। अभी तक हम गीता के बैकग्राउंड से यही पता लगा पा रहे थे कि गीता अपने गांव के लोगों को बहुत मिस कर रही है। पर यह केस आखिर है क्या? यहां पर हर सुराग अंधी गली में जाकर दम तोड़ रहा है। अब नए सुराग सर उठाने लगे, फरीदाबाद से तो गोंजिलगढ़ से भी। हाँ जगत सर, अच्छी खबर है, मनोहर को धर लिया गया उसी के घर से। क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया है? साहब क्यों ले जा रहे हो मुझे पकड़ के? ये तो वाकई अच्छी खबर। हम अभी निकल रहे हैं। गुरप्रीत आहूजा? जी मैं ही हूँ। तो मनोहर सोंटा को कैसे जानते हो? नहीं मैडम, मैं किसी मनोहर सोंटा को नहीं जानता। तो जुलाई महीने में मनोहर सोंटे ने आपको फोन क्यों किया था? और आपका ये नंबर अभी स्विच ऑफ क्यों है? तुम्हारे ही नाम पे रजिस्टर्ड है ये नंबर? ये नंबर मेरे नाम पे खरीदा गया है, और इस सीरीज के 8-10 नंबर और खरीदे गए मेरे नाम पर। पर मैडम ये तो मैंने अपने वर्कर्स के लिए खरीदा है। आपका कौन सा वर्कर ये नंबर यूज करता है? मैं चेक करवाता हूँ मैडम। ये तो राहुल दामोर का नंबर है गुरप्रीत जी, जो कई दिनों से बंद है। कब से? ये तो चेक करना पड़ेगा मैडम। राहुल ने जब से फ़ोन बंद किया है तब से वो ड्यूटी पर भी नहीं आया है, और उसकी कोई खबर भी नहीं है मैडम। इस राहुल दामोर का पूरा एड्रेस, उसका कोई दूसरा नंबर और तस्वीर, जो डिटेल्स है मुझे सब चाहिए तुरंत। इस केस की जड़ तक पहुंचने का रास्ता काफी घुमावदार साबित हुआ। हमें इस रास्ते ने फिर एक बार गोंजिलगढ़ पहुंचा दिया, और यहीं हमें मिलने वाला था फरीदाबाद के डबल मर्डर केस का सच। साहब गीता मेरी दूर की रिश्तेदार थी, मेरी बहन थी। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो मारी गई है। हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि तुझे पता ही नहीं कि गीता मर गई, क्योंकि तूने खुद उसे मरवाया। नहीं साहब नहीं। और उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ करके गोंजिलगढ़ से गायब हो गया। ये सच नहीं है साहब। साहब वो बगल वाले गांव में फैक्ट्री लग रही है, वहाँ मुझे 2 महीने के लिए काम मिल गया था, इसलिए चला गया था साहब। और रही बात फ़ोन की, तो मैंने साहब को बताया साहब कि वो मुझे सस्ता सिम मिल रहा था, तो मैंने वो सिम लेके फ़ोन में डाल दिया और वो बंद रखा। सच बोल दे मनोहर। साहब मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर मुझे यही करना होता तो मैं अपने घर वापस क्यों लौट के आता? मेरा आधार कार्ड छूट गया था, मैं वही लेने आया था, तो साहब ने पकड़ लिया मुझे। तो अब आ गया ना पकड़ में? अब सच उगलते, किसने सुपारी दी थी? साहब इतना घिनौना इल्जाम मेरे पर मत लगाइए। मैं गीता को क्यों मारूंगा? साहब उसने मेरी ऐसी मदद की
कि कोई सगी बहन भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरे घर की मरम्मत हो गई। मैं तो मिलने गया था साहब। कैसे हो मनोहर भैया? अच्छा हूँ। कितने साल बाद देख रहा हूँ ना। तुम अपने गांव से इतनी दूर कैसे चली आई? बस किस्मत ले आई भैया, आप सबकी बहुत याद आती थी। कितनी बार गीता ने फोन से कहा कि फरीदाबाद मुझसे मिलने आ जाओ। मैं आखिर में चला गया था। उसे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई। लेकिन जब मैंने उसको बताया, उसके बाद उसने जो किया, मेरे तो होश उड़ गए साहब। ये अपनी अंजलि की शादी के लिए। गीता, तुम्हारे पास इतने पैसे? ये कुछ नहीं है भैया, पैसे पैसे बहुत हैं, पर मेरे किसी काम के नहीं। लेकिन इतने सारे पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ये अपनी अंजलि के लिए है। अंजलि का ये और चाहिए तो बेझिझक मांग लेना साहब। मैंने पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे थे। 11 लाख। कुल मिलाकर 2,12,45,000 होने चाहिए। मतलब 12 लाख रुपए कम है। गीता ने तुझे 11 लाख रुपए दिए या 12 लाख? 11 लाख साहब। साहब मैं घर जाके 5-5 बार गिना। हाँ बोलो सारिका। सर, ये राहुल दामोर 16 सितंबर की सुबह को फरीदाबाद छोड़कर कहीं चला गया। उसके रूममेट से बात की तो पता चला 15 सितंबर की रात को वो कुछ 2 किलो चिकन लेके आया था और उसने सबको पार्टी दी थी। और जो सेलफोन वो यूज कर रहा था, उस सेलफोन की लोकेशन 15 सितंबर की दोपहर को पालमगंज सेल टावर के रेंज में थी। और सर उसी रेंज में जय किशन दहिया का घर आता है। तब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं सारिका, ये राहुल दामोर ही हमारा टारगेट है। कौन है ये राहुल दामोर? वो फरीदाबाद से मिसिंग है और तुम उसके टच में थे। सर ये राहुल दामोर एग्जैक्टली 16 सितंबर को ही गायब हुआ। इसका सेलफोन लोकेशन भी क्राइम सीन वाला ही शो कर रहा है। मनोहर, अब सब सच सच बता दे। गीता और जयकिशन को मारने की सुपारी तुम्हें किसने दी थी और तुमने वो सुपारी आगे दी राहुल दामोर को? साहब मैं राहुल दामोर को जानता हूँ। जब मैं गीता से मिलने फरीदाबाद आया था ना, तो मैं उसके कमरे पे ही रुका था। वो बुलाया तो गीता ने था, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं उसके हालात कैसे हैं या घर पे रुकने के लिए कहेगी या नहीं। जिस दिन तुम गीता से मिलने गए थे, इस राहुल दामोर को तुम अपने साथ लेकर गए थे? हाँ साहब, राहुल दामोर को मैं साथ ले गया था क्योंकि मैं फरीदाबाद में नया था और वो फरीदाबाद में बहुत समय से रह रहा था। कैसे हो मनोहर भैया? अच्छा हूँ। कितने साल बाद देख रहा हूँ ना। गीता, ये राहुल दामोर है। नमस्ते। मेरी घरवाली का मायका देवकुंज में है, तो राहुल दामोर वहाँ पे उसका पड़ोसी है। तो ये राहुल दामोर इस वक्त कहाँ पर है? फरीदाबाद में या देवकुंज में? साहब मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन देवकुंज में उसका परिवार रहता है। मनोहर, जिस वक्त गीता दही चंद मिनटों के लिए राहुल अपना गुनाह नकारता रहा, लेकिन फिर एकदम से सब कुछ उगल गया। मुझे बुरा लगा जो मैंने किया, नहीं करना चाहिए था। तुमने जो किया, क्यों किया, कैसे किया और किसके कहने पर किया? मनोहर भैया के मिलवाने के बाद मैं गीता दीदी घर अक्सर जाया करता था। वहाँ नाश्ता पानी होता और गीता दीदी मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। एक बात वो मुझसे बार बार पूछती थी कि क्या गांव में कोई लड़का है गोद लेने के लिए। जी हाँ, मैं हमेशा से ये कहना चाहता था कि गीता दीदी मुझे गोद ले ले, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हो पाई। और उनकी जान लेने की हिम्मत जुटा ली तुमने? कैसी जान सर, गीता दीदी की कोई जिंदगी थी ही नहीं। मनोहर भैया के सामने उन्होंने खुद कहा था कि पैसे उनके किसी काम के नहीं हैं। पैसे पैसे बहुत हैं, पर मेरे किसी काम के नहीं। और मुझे सभी लोगों की तरह पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो उस घर में पैसे चुराने गया था? जी साहब। पराठे बना रही हूँ, खाकर जाना। जब तक खाओगे तब तक ये भी उठ जाएंगे, मिलकर ही जाना। जी दीदी।
मैंने घर वालों को बोल कर रखा है दीदी, एक प्यारा सा 12-13 साल का कोई लड़का हो तो बताए। मैं तो मनोहर भैया को भी इतने सारे पैसे लेकर कैसे जाता था, सोचा कि अगर ले भी जाऊं तो लगा कि पकड़ा ना जाऊं, तो मैंने तिजोरी की चाबी ली, उनके मोबाइल लिए और घर को बाहर से ताला लगाकर वहां से निकल गया। फोन के साथ क्या किया? शौचालय के उसी के कोने में छुपा दिया था। और लॉकर की चाबियां? वहां के बाद मैं गांव भाग गया था, देवकुंज। चाबियां वहीं हैं मेरे घर पर। अबे तूने सिर्फ 1 लाख के लिए 2 जाने ले ली? ओए राहुल दामो, किसका जिम्मा तू अपने सर पर ले रहा है? सर ये क्या कह रहे हैं आप सब? किसने तुझे ये कहा कि 2 कत्ल करने के बाद सिर्फ 1 लाख रुपए चुराना? बोल, कौन था वो? कौन है वो? आनंद दैया या नुपुर हुडा? उंगलियों के निशान मैच हुए होंगे, लॉकर की चाबी भी उसके घर से मिली होगी, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि राहुल ने सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए चाचा जी चाची जी को मार दिया। सर ये राहुल नूपुर से मिला हुआ है, मैं लिख कर दे सकता हूं। और नूपुर लिखकर देगी कि तुम मिले हुए हो उससे, जबकि सच ये है कि इस बंदे ने तुम दोनों का नाम तक नहीं सुना पहले। हमने उससे हर तरीके से पूछताछ की, वाकई राहुल ने 1 लाख रुपए चुराए थे। मान लो अब इस बात को, नूपुर का इसमें कोई हाथ नहीं। थैंक यू सर। अच्छा हुआ जो आपने कातिल को पकड़ लिया, नहीं तो सारी जिंदगी सब बस शक की नजर से देखते रहते कि सर ये जो मन पर से बोझ उतरने का सुख है ना, ये उस सुख से कई गुना ज्यादा संतुष्टि दे रहा है जो मुझे पापा की जायदाद से मिलेगी। वैसे नूपुर जी, सारे पैसे कोर्ट में जमा होंगे, आपको ये पैसे कोर्ट से क्लेम करने होंगे। जब आप कोई वकील करेंगे तो सारी बात आपको समझा देगी। सर एक बात कहूं? जी। हमने कई बार ऐसा सोचा होगा कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि पापा की सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद हमें मिल जाए। कई बार गुस्से में बुरा भी सोचा, पर इतना बुरा होगा ऐसा नहीं सोचा था सर। जयकिशन दैया और गीता दैया को जानने वाले सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए जब उन्हें हत्या के कारण का पता चला, पर यह कारण सच था। राहुल दामोर अपने लालच के दलदल में धंस गया था। लालच दरअसल कई जुर्मों की नींव है। लालच से पीड़ित इंसान काफी बुरे ख्यालात उस इंसान के लिए अपने जहन में ला सकता है जिसकी कोई चीज वो हासिल करना चाहता है, जो उसके लालच को तृप्त कर सके। पर ऐसे ख्यालात को अंजाम देकर कुछ हासिल करके कोई इंसान वाकई में तृप्त हो सकता है? आसान सवाल नहीं है ये, क्योंकि ये बड़ी जाहिर सी बात लगेगी कि जिस इंसान के पास पैसे नहीं हैं उसे पैसे का लालच होता है, और पैसे मिलने से उसका लालच तृप्त हो जाता है। और जिस इंसान के पास पैसे हैं उसे और पैसे चाहिए होते हैं, उसे अपने पैसे को बचाने का लालच होता है। किसी ने सही कहा है, ये पैसा ही है जो दुनिया को गोल घुमाता है, पर पैसे का गुलाम बनना घातक साबित हो सकता है। हम सबको पैसों के लिए कुछ गलत करना तो दूर, गलत करने के ख्याल को भी अपने जहन में नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से जो हमें हासिल होगा उससे हमें खुशी मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प केस के साथ अगले हफ्ते क्राइम पेट्रोल। राजकोट भुज तक गया हूँ, फलसीपुर नहीं गया। कौन है वहाँ तेरा? माँ बाप, भाई बहन? माँ थी, वो भी यही काम करती थी। तो उसी ने तुझे इस धंधे में डाला? नहीं, माँ तो मुझे पढ़ने भेजती थी। ये काम हमारी बिरादरी का खानदानी पेशा है। हर लड़की, हर औरत यही काम करती है। बिरादरी के सारे मर्द अपनी ही औरतों के लिए दलाली करते हैं। मेरी माँ के लिए कस्टमर्स मेरे बाबा ही लाते थे, लेकिन माँ मुझे इस धंधे से दूर रखना चाहती थी। उसने मुझे स्कूल भेजा ताकि मैं इस धंधे के चंगुल से दूर रहूं, कुछ और करूं जिंदगी में। लेकिन चंदा और पढ़ेगी, उसे 10वीं कक्षा के बाद फलसीपुर के बाहर भेज देंगे। ए चंदा, तुझे आगे और पढ़ना है, समझी ना? पढ़ेगी तभी दुनियादारी की समझ होगी। पढ़ाई टिकट है आगे बढ़ने का, कई दरवाजे खुलेंगे पढ़ लिख कर। और मैं पढ़ाई में अच्छी थी। फिर उसी साल माँ गुजर गई। कैसे?
वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर, हॉस्पिटल वगैरह के पैसे नहीं होते थे तो खुद ही कोई दवा खरीद कर ले लेती, धंधा करती रहती। एक दिन मर गई। फिर बाबा बहुत मायूस रहने लगे, पीने लगे। माँ गई तो आमदनी भी गई, खाने पीने के पैसे भी नहीं होते थे। बाबा खाना। बाबा आप कहो तो मैं भी यही काम चालू कर दूं। तेरी माँ नहीं चाहती थी कि तू ये काम करे, वो चाहती थी कि तू पढ़े, और मैं भी यही चाहता हूँ। जैसी भी थी बहुत प्यार करता था मैं उससे। पर सिर्फ प्यार पर तो गुजारा नहीं होता ना। ले गई। उमेश मामा संध्या के लिए कस्टमर ले आते। मेरी पढ़ाई तो छोटी गई थी, मुझे घर काम करने को कहा गया, मैं वो करने लगी। तू 11वीं पास है फर्स्ट क्लास में, वो भी साइंस। मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। तभी तो बोलूं कि थैंक यू सॉरी सब बोल लेती है। मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आता है। हमारे स्कूल में एक पुराना कंप्यूटर था तो टीचर मुझे उस पर प्रैक्टिस करने देती थी। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ चंदोल खेड़ा में एक दिन मेरी सौतेली माँ ने कहा कि उन्हें मेरा खर्चा महंगा पड़ रहा है, कर लौट गए। वहाँ लखनऊ में मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। वो जो तेरी सौतेली माँ थी उसने तुझे लखनऊ भेजने से पहले बताया नहीं कि क्यों भेज रही है? कुछ बोला नहीं, लेकिन अगर वो बोलती भी तो मैं क्या करती पता नहीं। फिर तुझे पता कैसे चला? दिलीप मामा ने पहले ही दिन मुझे सारा हिसाब समझा दिया था। मैं तुम्हारे लिए ग्राहक लाना शुरू करूंगा, अब तुम्हें धंधे पर बैठना है। मेरी माँ और मेरे बाबा ये नहीं चाहते थे कि मैं धंधा करूँ दिलीप मामा। मैं 11वीं पास हूँ। तेरी सौतेली माँ संध्या ने तुझे 4 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया। उसी ने 7 लाख में तुझे बेचा है मुझे। बेटा पहले तो मैं अपनी असल लागत 7 लाख कमाऊंगा, ऊपर से कुछ पैसा भी कमाऊंगा, और जिस काम के लिए तुझे खरीदा है वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। तेरी माँ संध्या ने साफ साफ मुझसे कहा है कि तुझे अपने बिरादरी के काम पर बैठाऊं। बेटा ये हमारा पेशा है, जीना यहाँ मरना यहाँ। और देख तू सुंदर है, बोलती भी अच्छा है। मैं ना आगरा में इस कोठे में कैसे पहुंची? सुल्तान आपा और लीला दीदी दिलीप मामा को जानते थे। एक दिन वो घर आए लखनऊ में। दिलीप मामा ने कहा कि मुझे उनके लिए तैयार होना है। इधर ना, मुंह तो दिखा ठीक से। अपा हाई स्कूल पढ़ी है, अंग्रेजी बोलती है और अदब से पेश आती है। घूम जा बेटा, फिर से घूम। फाइनल ऑफर 18 से एक ढीला ऊपर नहीं। तब से यहाँ आगरा में हूँ। एक बात बता, तूने कभी यहाँ से भागने का नहीं सोचा? लखनऊ में सोचा था 1-2 बार, मगर फिर लगा कि भागकर जाती कहाँ, क्या करती, ये सोचकर कोशिश ही नहीं की। तू 11वीं पास है, इंग्लिश बोलती है, कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत जानती ही है। मुझे देख, 8वीं फेल, गराज से शुरू किया था, अभी ड्राइवर हूँ। अभी बैठे हैं? नहीं, तुझे पता है तू मेरे लिए खास है। क्या मैं तेरे लिए कुछ मायने रखता हूँ? झूठ मत बोलना, पकड़ी जाएगी। सच बोलना प्लीज। तुझे पता है अपने बटुए में हमेशा तेरी फोटो लेके घूमता हूँ। अरे ओ चंडा, बस 2 मिनट नंदू भैया, चलो बैठ लो जल्दी से। अरे नहीं बोला ना, कोई जल्दी नहीं है, फिर आऊंगा, तेरी कहानी अभी बाकी है। नहीं मैं सच कह रही हूँ, बस इतनी है मेरी कहानी। नहीं और है, बस लिखी नहीं गई है। तुम बिना बैठे ही चले जाओगे, पैसे बर्बाद होंगे तुम्हारे। तू पैसों की चिंता छोड़ और सोच कर रख जो मैंने तुझसे पूछा। अगली बार आऊंगा तो जवाब चाहिए। क्या? कि मैं तेरे लिए मायने रखता हूँ कि नहीं।
सालों से काम कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा तो भरोसा करो ना। अरे काहे चाहिए मतलब, है कोई जरूरी काम? समझ लो जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे माँ बाप, मामा, सारे रिश्तेदार, उनमें से किसी के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि हमारी मदद कर सकें। और जो मेरे यार दोस्त हैं वो मेरी हैसियत के हैं, सब ड्राइवर शाइवर, किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो 25 लाख तो जमा नहीं होंगे। शादी करेगी? बोलना। मैं यहाँ से निकल नहीं सकती। तो भाग तो सकती है, मेरे पास ऑल इंडिया का परमिट है, सारे देश के रास्ते हाथ की लकीरों की तरह जानता हूँ, अपने पास रास्तों की कमी नहीं है। एक नशा है यहाँ पर। कुछ महीनों पहले भागी थी यहाँ से, कील ठोक दी उसके पैरों पर। जिंदगी भर लंगड़ाएगी, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाएगी। कील तो तुमने भी ठोकी है। यहाँ और कील मैंने भी ठोकी, यहाँ और यहाँ, हमारी तकदीरों पर। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ? चलने को कौन कह रहा है? हम भागेंगे यहाँ से और शादी करेंगे। तुमसे प्यार किया है तो इतना करना तो बनता है ना। मैं प्लानिंग शुरू करता हूँ, 2 महीने के अंदर हम पति पत्नी होंगे हमेशा के लिए। तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना मुझे अपना पति बनाने में? चलेगी ना मेरे साथ? क्या बात है ड्राइवर साहब, आजकल तो हर हफ्ते पहुंच जाते हैं आप। काम ही कुछ ऐसा मिला है सुल्ताना जी, सारी डिलीवरी आगरा से होके जाती है। आज ही सुबह सुबह पहुंचा हूँ आपके शहर। और सुबह सुबह यहाँ धमक गया। साले तेरे बाप का ससुराल है क्या? अब दिल करता है तो क्या करूं? घरों में जूते बाहर रखकर दाखिल होते हैं और कोठों पर दिल। बस यहाँ बटुआ लेकर आओ, हल्के हो और निकल लो। क्या सुल्ताना जी, पैसों की झिकझिक हुई है क्या कभी? पैसे तो हर कोई दे देता है, तो क्या तूने खरीद लिया चंदा को? अभी सो के उठी है, 20 मिनट लगेंगे तैयार होने में। हाँ तो मैं बैठता हूँ ना यहाँ, सूखा सूखा तो नहीं भेजोगे ना? अरे नहीं नहीं भाई, बोनी का समय। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वो क्या बोलते हैं तुम्हारी इंग्लिश में? सरप्राइज। तुम ऐसे ही हर हफ्ते के हफ्ते आओगे तब भी मुझे अच्छा ही लगेगा। अरे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में ऐसे नहीं बैठ पाऊंगा। और 17 मई के बाद तुम किसी भी कस्टमर के साथ दोबारा ऐसे नहीं बैठोगी। संजय, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। निशा को कानपुर से ले आए थे पकड़कर। यहाँ से भागना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। संजय, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती। 11वीं पास हो ना, फर्स्ट डिवीजन में। रामायण तो जानती होगी। जरूरत पड़ी ना इस लंका को जला दूंगा। सलाम अप्पा। ओए ड्राइवर, तबीयत तो ठीक है तेरी? 6:45 हो रहे हैं। पहले साला 8:30, फिर 8, फिर 7:30, आज 7:45 बजे आया हमका। खराटे ले रही होगी जिसके लिए आया है। अरे तो आपा मैं भी बगल में जाके सो जाता हूँ ना। जाके अपने घर सो, 9 बजे आना। क्या आपा, बोनी का कस्टमर को लौटाओगे? या अल्लाह। लीला देख, लीला दीदी उठा दो ना चंदा को। एक काम कर, जा खुद खटखटा और उठा उसे। लेकिन एक बात और,
कल से 9 बजे का मतलब 9 बजे, उसके पहले नहीं। समझ गया लीला दीदी, समझ गया। अब्बा उठा दो ना चंदा को। जा कर ले कोशिश, उसके जैसे शरीफ लड़की बिना गालियां ही देगी तुझे। लीला दीदी उठा रहा हूँ मैं चंदा को। तुझे जो करना है कर, मुझे आ रही है नींद और मैं चली सोने। सो जाओ। बाहर नजर घुमा, वो तेरी मिनी है ना बाहर ही मंडरा रही है। जैसे वो अपने कमरे में जाएगी तो आंगन से सीधा सट बाहर निकल जाना, ठीक है? और पीछे मुड़ के मत देना। डरने का वक्त नहीं है। चल जल्दी कर, कपड़े ले, कपड़े ले। कपड़े सुखाने के बहाने निकल जाना, ठीक है? स्टार्ट करो, निकालो जल्दी। चंदा, चंदा, अरे जवाब तो दे, उठ ना, दरवाजा तो खोल। तोड़ दे। यहाँ तो नहीं है। पापा जाओ तुम दोनों, देखो कुत्ते का बच्चा कहाँ लेकर गए अपनी चंदा को, ढूंढ कर लेकर आओ उसे। पापा हो सकता है वो पागल ग्राहक संजय कुछ ज्यादा ही लाड प्यार में आ गया हो सकता है अपनी चंदा को नाश्ता वास्ता कराने होटल ले गया हो। ऐसे भीतर से कुंडी लगाकर। किसी को कुछ बोली? ए मिनी बोला। आपा मैंने तो सुबह उस ड्राइवर को चंदा के कमरे में जाते हुए देखा था और चंदा ने खुद ही दरवाजा खोला था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। और किसी से कोई बात हुई है? नहीं है। किसी को कुछ बोली साली वो? वहाँ पे लेडीज बाथरूम है, जाके बाल बना ले, फोटो लेनी होगी। फोटो? अरे आधे घंटे में अपना नंबर है। किस चीज का नंबर संजय? अरे शादी का नंबर। ये कोर्ट है, यहाँ शादी होती है। शादी करनी है ना मुझसे। हाँ ये ले, ये तेरा नकली आधार कार्ड, ठीक है? नाम भी नकली है इसमें, ज्योति यादव। याद रखना, अंदर बोलना होगा, ठीक है? ये एड्रेस भी नकली है, दिल्ली का है। 2 महीने से प्लानिंग कर रहा हूँ। अब जा, जाके जल्दी से बाल बना ले, मैं तब तक 2-3 गवाहों को ढूंढता हूँ, ठीक है? जा। सर ये दोनों हमारे गवाह हैं। आप दोनों यहाँ साइन कीजिए। आपा वसीम सारे टेम्पू ट्रक वालों से पता लगा रहा है।
कि संजय कौन से शहर से है और कौन से हमारी कमाल उठाता है। कहीं अपनी चिड़िया को किसी दूसरे कोठे पे बेचने तो नहीं चला गया वो, इसीलिए सुबह सुबह चला आता था। मैटर सीरियस लगता है आपा। लव सबकी गोली दे दी होगी अपनी चंदा को। चंदा लुढ़क कैसे गई? जरूर उसने कुछ खिलाया होगा, वरना उसके जैसी सीधी लड़की नहीं मिलेगी। मिलेगी, उसकी अम्मा भी मिलेगी। ए नंदू, पता लगा उसके जाने का, जहां भी मिले उसको खींचते हुए ले आ। तो सब लोगों को काम पे लगा दे, हमारी सोने की चिड़िया लेकर गया है। कुछ तो है ना? क्या हुआ? तो कुछ बात नहीं कर रही है? अब क्या करेंगे? शकरपुरा में मेरे सगे मामा है। अरे डर मत, मामा से मेरी अच्छी जमती है। वो मामा कम दोस्त ज्यादा है। अभी कुछ दिनों के लिए उनके घर रहेंगे, बाद में माँ बाबूजी से मिलवाता हूँ तुम्हें। वो मुझे अपनाएंगे? सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब तो ज्योति है, फिर जाके ज्योति के लिए कुछ कपड़े देते हैं। बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हो जाएगा। एक बैग भी ले लेंगे। भैया प्रणाम करो सुनील, भाभी है तुम्हारी, ज्योति भाभी। प्रणाम भाभी जी। मामा जी हैं कि दफ्तर? हाँ हाँ है, आइए खाना खाने आए। बस अभी थोड़ा देर पहले ही शादी की है मामा जी। बस बस। जीती रहो बेटा। माँ बाबू जी को बताए हो? अभी नहीं बताए हैं, बहुत लंबा कहानी है। दुर्गा, बहू को अंदर ले जाओ। आओ ज्योति बेटा। अरे लखनऊ के बड़े घर की बेटी है तो क्या हुआ? तूने अपने माँ बाबू जी को क्यों नहीं बताया? आप तो जानते हैं ना अपने दीदी और जीजा जी को, कितना हंगामा करते। और वैसे भी आप हैं ना उनको मनाने के लिए। वे मरवाओगे क्या? और लड़की के घर वालों ने अब तक लखनऊ में पुलिस कंप्लेंट की ही होगी। नहीं की है मामा जी। ज्योति ने जब अपने घर पे बताया ना कि उसे हमसे शादी करनी है, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। अब आप बताइए, एक अकेली लड़की को ऐसे रास्ता में छोड़ देते अच्छा लगता क्या? पर यार संजय, तुम्हारे माँ बाबू जी को हमें बताना ही होगा ना। आप एक काम करिए, उनको फ़ोन कर दीजिए और कहिए कि हम दिल्ली में हैं। एक काम करते हैं, हम ही फ़ोन कर देते हैं, लेकिन उनसे ये मत कहिएगा कि हमने शादी कर ली है। संजय तुम हमें फंसा रहे हो। सब ठीक हो जाएगा मामा जी, आप ही का डायलॉग है ना। अच्छा ये बताइए, आपके घर में हमको रहने की जगह मिलेगी कि नहीं? थप्पड़ खाओगे अगर फालतू की बात की तो। सुनील का कमरा खाली कर देंगे, वहां तुम दोनों रह लो। अभी हम कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। मैं जल्द से जल्द किसी अच्छी जगह ड्राइवर की नौकरी ढूंढता हूँ, यहीं दिल्ली में। अब बाहर जाना बंद। कब तक रहेंगे यहाँ? जब तक खुद के घर का इंतजाम नहीं हो जाता, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीना। ये लोग अपने ही हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ज्योति बोलती बहुत कम है ना? भाग कर आई है, डरी हुई होगी। बड़े घर की बेटी है, बता रहा था संजय। ये जो हम कर रहे हैं वो ठीक है ना? मतलब भगा कर लेके आया है किसी की बेटी को। अरे पर शादी भी तो की है ना, और भांजा है हमारा। इसे लड़की के साथ यहाँ वहाँ भटकना ठीक भी नहीं है, और हम छोड़ भी नहीं सकते उसे। लेकिन रत्ना दीदी और सोमनाथ भाई सब बहुत बिगड़ेंगे हम पर। संजय ने कहा है कि वो फोन करके उन्हें बता देगा कि कुछ समय के लिए वो हमारे साथ रह रहा है। पर हाँ, अगर रत्ना दीदी ने फोन किया तो उन्हें ये मत बताना कि वो शादी वादी करके आया है। संजय ने ही मना किया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है। हो रहा नहीं है, हो गया है। अब तुम आजाद हो, हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। तुम वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करना, 12वीं की परीक्षा देना, फिर कॉलेज, कंप्यूटर, जो तुम्हारा दिल करे। मैं हूं ना, सब इंतजाम कर दूंगा। और तुम्हारी माँ का जो सपना था ना, देखना जरूर पूरा होगा। मुझे तो ये सब कुछ एक सपना लग रहा था। सुहाना सपना था या भयानक, ये तो वक्त ही बताने वाला था। पर मेरे मुकद्दर में ऐसा भी मोड़ आएगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और आगे क्या होने वाला था, उसकी भी भनक तक नहीं थी मुझे। आपा, संजय का नंबर तो मिला एक दूसरे टेम्पो ड्राइवर से, लेकिन उस साले ने अपना नंबर ही बंद रखा है। कुछ पता चला उसके मालिक का?
किसके लिए टेम्पो चलाता था? साले ने 2 महीने पहले ही टेम्पो चलाना छोड़ दिया था। कोई डिलीवरी के लिए नहीं आता था आगरे, चंदा के लिए आता था। लंबे अरसे से प्लान बना रहा था साला कुत्ता। मुझे नहीं लगता कि उसने किसी और को बेचा हुआ चंदा हो। मुझे तो लव स्टोरी लगती है आपा। बेकार में चंदा फंस गई इस साले के साथ। अपने सारे खबरियों को काम पे लगा दे। वो तो फैल गए आपा, सारे के सारे लगे पड़े हैं। वो हवलदार पचौरी जो हमारी जेब में, उसको बोल मदद करे। इस का सारा काला चिट्ठा निकाल कर दे, पता तो चले कहाँ कहाँ टेटुआ दबा सकते हैं इसका। के घर में माँ बहन तो जरूर होगी। और हाँ, चंदा पूरी की पूरी 1 पीस में वापस लाओ, चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए। याद रहे वसीम, चंदा को मारना नहीं, जरूरत पड़ी तो उस ड्राइवर को काट डालेंगे। ये कहानी वो नहीं लिखेगी, हम लिखेंगे उसके खून से। बात मेरे 18 लाख की नहीं, बात हमारी पकड़ की, वो ढीली नहीं हो सकती। एक भूचाल जिंदगी में आ चुका था और एक भूचाल जो आने वाला था वो दर तक आ पहुंचा था।